तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मौसम बदला हुआ है दिल्ली में, तेज़ आंधी चली, हवाएं, बारिश भी हो रही है और अभी बारिश रुकी है। तो कहानी का सिलसिला शुरू करता हूँ। आज की कहानी की फरमाइश बहुत वक्त से आप लोग कर रहे थे। कुछ साल पहले एक फिल्म भी आई थी, नीरजा, और ये कहानी एक रियल स्टोरी थी जिसपे फिल्म बनी थी। हालांकि वो फिल्म मैं देख नहीं पाया, तो मुझे नहीं मालूम हकीकत के कितने करीब थी वो फिल्म। लेकिन इस कहानी को जो हकीकत है, नीरजा भनोट एक रियल कैरेक्टर। शायद ऐसे बहुत कम वाक़े होते हैं जब किसी एक शख्स की बहादुरी पर एक साथ एक देश नहीं कई देश उसे इनाम से नवाजें। नीरजा भनोट की कहानी ऐसी है। भारत सरकार ने उसे वीरता का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो दिया। पाकिस्तान सरकार ने नीरजा को सम्मानित किया, अवार्ड दिया, और अमेरिकी सरकार ने भी नीरजा का सम्मान किया। कहानी नीरजा भनोट की है। 23 साल की एक लड़की। 63 में नीरजा का जन्म होता है चंडीगढ़ में। नीरजा के जो फादर थे वो हरीश भनोट, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार। उनकी माँ रमा भनोट, वो एक हाउसवाइफ। जब नीरजा का जन्म हुआ तो उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम लाडो रखा था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई नीरजा की चंडीगढ़ में हुई। इसके बाद माँ बाप मुंबई शिफ्ट कर जाते हैं, तो नीरजा भी मुंबई पहुंचती है और कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज से मुंबई से वो पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद सिर्फ 22 साल की जब उम्र थी नीरजा की, तभी उसकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद चूंकि नीरजा का पति गल्फ में काम करता था, तो नीरजा गल्फ चली जाती है। लेकिन कुछ महीनों में ही पता चलता है कि ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। वो दहेज के लालची थे। पैसों के लिए नीरजा और नीरजा के घर वालों को तंग किया करते थे। नीरजा एक पढ़ी लिखी, होशियार लड़की, टैलेंटेड लड़की। उसे ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी बदतर हो जाएगी, और किसी तरह वो गल्फ से वापस अपने माँ बाप के पास हिंदुस्तान लौट आती है, ये फैसला करके कि अब वो दोबारा ऐसे लालची लोगों के पास नहीं जाएगी। लेकिन हर माँ बाप एक कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी हुई है, किसी तरीके से ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाए, जो मनमुटाव है दूर हो जाए, पर उसका घर बस जाए। नीरजा के माँ बाप ने भी कोशिश की, लेकिन नीरजा ने अपना फैसला सुना दिया था कि वो ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इसके बाद नीरजा मुंबई में रहती है और फिर वो मॉडलिंग को अपना करियर बनाती है, और कुछ वक्त के लिए वो मॉडलिंग करती है और एक कामयाब मॉडल भी थी। उस वक्त जो उसने मॉडलिंग की, उसमें वीको, बिनाका टूथपेस्ट, गोदरेज डिटर्जेंट, वेपरेक्स, इन सारे प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग की। और मॉडलिंग की दुनिया में नीरजा ने अच्छा खासा नाम कमाना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग के बाद फिर नीरजा का अचानक थोड़ा सा मिजाज बदला और वो फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पे काम करना चाहती थी, और इसके लिए बाकायदा उसने ट्रेनिंग ली। पैन एम में फ्लाइट अटेंडेंट की उसे नौकरी मिली। ट्रेनिंग के लिए बाकायदा उसे अमेरिका भी गया, वहाँ उसे एंटी हाईजैकिंग कोर्स भी कराया गया। उसने सारी कोर्स करने के बाद वो वापस इंडिया आती है और पैन एम फ्लाइट से जुड़ जाती है और उसकी फ़्लाइट अटेंडेंट बन जाती है। कुछ वक्त के बाद वो सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट बन चुकी थी और मुंबई में ही रह रही थी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब लग रहा था कि नीरजा जैसी ज़िंदगी चाहती थी उसे सब कुछ मिल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन नीरजा के 23वें जन्मदिन से 2 दिन पहले, अभी उसकी उम्र अब सिर्फ 23 साल होने जा रही थी, 5 सितंबर 1986, 5 सितंबर 1986 की ये कहानी है। पैन एम की एक फ्लाइट जो मुंबई से उड़ी, उसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट होते हुए अमेरिका जाना था। इस फ्लाइट में 360 मुसाफिर सवार थे और इसमें अलग अलग देश के तमाम पैसेंजर थे। करीब 360 पैसेंजर थे और 19 क्रू मेंबर, तो 379 कुल मिलाकर इस पैन एम की फ्लाइट 73 में लोग सवार थे।
तय वक्त पर यह फ्लाइट 5 सितंबर 1986 को मुंबई के एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और इसका पहला पड़ाव था इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान में करीब 4:30 बजे सुबह ये प्लेन लैंड करती है। अब तक सब कुछ सफर ठीक ठाक था। इस फ्लाइट में बहुत सारे पाकिस्तानी सवार थे जो गए थे और कुछ विदेशी भी थे। तो जब रात 4:30 बजे ये प्लेन इस्लामाबाद में लैंड करता है तो 360 पैसेंजर में से 109 पैसेंजर, जिसमें कुछ पाकिस्तानी और कुछ अमेरिकन, कुछ ब्रिटिश, कुछ गल्फ के थे, 109 पैसेंजर डिबोर्ड हो जाते हैं, यानी कि वो उस प्लेन से उतर जाते हैं इस्लामाबाद। उनका सफर इस्लामाबाद तक ही था। उतरने के बाद अब कुछ और पैसेंजर को सवार होना था इस्लामाबाद से, जिनको आगे जाना था, जिनको फ्रैंकफर्ट जाना था, जिनको अमेरिका जाना था। प्लेन से पैसेंजर उतरते हैं। अब नए पैसेंजर इस्लामाबाद से इसमें सवार होना शुरू होते हैं। जब पैसेंजर सवार हो रहे थे, इसी दौरान इस्लामाबाद के रनवे पे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर्सनल की एक गाड़ी, जिस पे बाकायदा सायरन, लाल बत्ती सब लगी हुई थी, बड़ी तेजी से पैन AM 73 के पास आकर रुकती है। आसपास में पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल भी थे जो एक एयरपोर्ट पे आमतौर पर होते हैं सारे। इस गाड़ी में नीली ड्रेस में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स की वर्दी पहने 2 लोग एयरपोर्ट के अंदर सीधे इस प्लेन के करीब जाकर रुकते हैं। उनके पास हथियार था, एक के पास बैग था और ये लोग फायरिंग करते हुए आनन फानन में प्लेन के अंदर घुसने लगते हैं। इस दौरान में कुछ मुसाफिर, कुछ पैसेंजर जो इस्लामाबाद के थे, वो प्लेन में सवार हो चुके थे। इसके पीछे अब ये लोग सवार होते हैं। इसके बाद 2 और लोग ऐसी ही वर्दी में उस प्लेन के अंदर जबरन दाखिल होते हैं। उनमें से एक के पास ब्रीफकेस था, बड़ा सा बैग था जिसमें तमाम ग्रेनेड्स थे और हथियार थे। प्लेन के अंदर दाखिल होने के बाद जैसे इन लोगों को देखती है, नीरजा भनोट उस वक्त फ्लाइट अटेंडेंट थी, सीनियर, फौरन देखते ही उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वो भागकर केबिन में जाती है जहां पायलट थे, को पायलट थे और एक फ्लाइट इंजीनियर। वो उन्हें बताती है कि इस प्लेन में कुछ हाईजैकर घुसा है, उनके पास हथियार है और वो गोली चला रहे हैं। चूंकि प्लेन रनवे पे था, ये खबर सुनते ही कायदे से पायलट, को पायलट और इंजीनियर को बाकी लोगों की मदद या बाकी चीज़ें करनी चाहिए थी, लेकिन वो प्लेन से नीचे उतर जाते हैं, यानी एक तरह से प्लेन छोड़कर भाग जाते हैं। पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर तीनों। अब प्लेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रू मेंबर थे और टोटल 19 क्रू मेंबर थे। जब ये लोग अंदर घुसे, प्लेन पे इन्होंने अब काबू पा लिया। उसके बाद पहला मैसेज देने के लिए ये एक शख्स को, सबसे पहले तो ये करते हैं कि जो बिजनेस क्लास में आगे थे उनको सबको उठाकर पीछे भेजते हैं, जो पीछे वाले उनको आगे लाते हैं। उसके बाद सभी को, जो जितने भी एग्जिट डोर थे, उनके पास एक एक करके खड़ा कर देते हैं और एक शख्स को ये मेन दरवाजे के पास लाते हैं, एग्जिट के पास। उसको कहते हैं कि वो अपने सर के पीछे दोनों हाथ रखे, घुटने के बल बैठ जाए और फिर उसके सर पे गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद उसकी ऊपर से ही प्लेन से नीचे फेंक देते हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक गोलीबारी से अलर्ट हो चुकी थी। वो देखती है पहला शख्स पैन AM 73 से गोली खाकर नीचे गिरा, उसके सर में गोलियां लगी थी। उसे फौरन उठाकर एम्बुलेंस में ले जाया जाता, तब तक भी उसकी सांस चल रही थी, लेकिन अस्पताल जाने से पहले उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपना मैसेज दे चुके थे। अब जब उन्होंने मैसेज दे दिया तो फिर पता चला कि ये लोग फिलिस्तीनी आतंकवादी गुट से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने प्लेन पे कब्जा कर रखा है। जो 4 हाईजैकर थे उनकी जो पहचान हुई, एक जायद हसन अब्दुल लतीफ सफरानी, दूसरा था जमाल सईद अब्दुल रहीम, तीसरा था मोहम्मद अब्दुल्ला खलील हुसैन रयाल और चौथा था मोहम्मद अहमद अल मुनव्वर। इसके अलावा इनका एक 5वां साथी भी था जो खामोशी से बैठा हुआ था उस प्लेन में। उसकी बाद में जो शिनाख्त हुई, मोहम्मद हफीजुल अल तुर्की। ये 5 लोग थे टोटल जिन्होंने इस प्लेन पे कब्जा किया और इस प्लेन को अपने कब्जे में लेकर
बाद में यह खैर पता चला कि क्यों इन्होंने कब्जा में लिया था, वो मैं आखिर आगे आऊंगा। अब इसके बाद इन्होंने सबसे पहले क्रू मेंबर, चूंकि पायलट, को पायलट और सब भाग गए, जो हाईजैकर थे वो अंदर जाते हैं केबिन की तरफ। प्लेन को इनको उड़ाकर अपने डेस्टिनेशन पे ले जाना था, लेकिन वो जाते हैं तो देख के हैरान रह जाते हैं कि पायलट, को पायलट सारे गायब हैं और केबिन में कोई नहीं है, खाली है। हाईजैकर परेशान हो जाते हैं। इसके बाद अब वो क्रू मेंबर की तरफ पलटते हैं। उनमें सीनियर मोस्ट जो फ्लाइट अटेंडेंट थी वो नीरजा भनोट थी। 2 दिन बाद जिसका 23वां बर्थडे था, वो उसे हुक्म देते हैं कि तुम अपने साथियों के साथ इस प्लेन के अंदर जितने मुसाफिर बैठे हुए हैं, करीब 360 मुंबई से चले थे, 109 उतरे, बाकी फिर कुछ और बैठे, लगभग फिर उतने ही बराबर हो गए थे, 100 के करीब वापस इस्लामाबाद से। उन सब में से सभी के पासपोर्ट कलेक्ट कर लेकर आओ। कलेक्ट करके इसलिए लाओ क्योंकि हाईजैकर उनमें से देखना चाहते थे कि कितने अमेरिकन इस प्लेन में सवार हैं, और अमेरिका से उन्हें दुश्मनी थी और अमेरिकन को वो मारना चाहते थे। नीरजा भनोट और उनको गन पॉइंट पे कहा कि आप पासपोर्ट लेकर आइए। नीरजा भनोट जाती है। उसे मालूम था कि अगर अमेरिकन पासपोर्ट उसने देना शुरू किया तो जितने अमेरिकन इस प्लेन में सवार हैं वो सब मारे जाएंगे। वो और उसकी टीम ने इशारों इशारों में बात किया, बहुत सारे अमेरिकन को सीट के नीचे छुपाया, उनके पासपोर्ट को इधर उधर फेंक दिया ताकि उनके हाथ न लगे, और किसी तरह वो वक्त टालती रही। इस पे उन्हें गुस्सा आया। फिर कुछ और लोगों पे उन्होंने गोलियां चलाई जिन्हें खुद पता था कि अमेरिकन उन्हें मारा। धीरे धीरे इधर वक्त बीत रहा है, प्लेन के अंदर है पाकिस्तानी, उधर सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ कर नहीं पा रही है। 360 मुसाफिरों की जिंदगी का सवाल है। इस दौरान में जान जोखिम में डालते हुए नीरजा भनोट ने अपने क्रू मेंबर के साथ एक काम ये किया कि जितने एग्जिट डोर थे उसको बड़ी खामोशी के साथ उनसे नजरें छुपाते हुए खोल दिया। खोलने के बाद वो एक एक कर, खासतौर पे जो बच्चे थे, इस फ्लाइट में 19 बच्चे थे, 19, उनको एक एक कर नीचे उतारना शुरू कर दिया एग्जिट डोर से, स्लाइडिंग होता है, और कुछ और मुसाफिरों को, करीब 8-10 को उसने बाहर कर दिया था। इतने में एक हाईजैकर की नजर पड़ गई। उसकी जैसी ही नजर पड़ी वो आई, नीरजा भनोट उससे भिड़ गई। वो गोली चलाना चाहता था मुसाफिरों के ऊपर जो नीचे जा रहे थे, वो उनके सामने आ गई और फिर गोली चली और नीरजा को एक साथ कई गोली मारी गई। नीरजा की वहीं मौत हो गई। बाद में उन्होंने कई और मुसाफिरों को मारा। करीब 51 मुसाफिर या तो घायल हुए या मारे गए। इधर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स, उनके कमांडो सब तब तक पहुंच चुके थे। करीब 17 घंटे बीत गए। रात 9 बजे कई बार फायरिंग हुई। उसके बाद किसी तरह से अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड और कमांडो को यह एहसास हो गया कि अब उनके पास गोला बारूद खत्म हो चुका है, उनके पास गोलियां नहीं है। इसी के बाद फिर उन्होंने उन्हें सरेंडर करने को कहा। हाईजैकर को भी लगा कि अब वो फंस चुके हैं, जान जाएगी। और चूंकि वो पायलट की मांग कर रहे थे, प्लेन को उड़ा नहीं सकते थे, पायलट कोई था नहीं, पाकिस्तानी अथॉरिटी ने उन्हें पायलट नहीं दिया, और यही वजह है कि वो प्लेन को उड़ा नहीं सके। करीब 19 घंटे के बाद आखिरकार चारों हाईजैकर को सरेंडर करना पड़ा पाकिस्तानी कमांडो ने। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इन पे मुकदमा चला और फिर एक 5वें का पता चला। इन 5 को सजाए मौत दी पाकिस्तान की सरकार ने, लेकिन फिर बाद में इनकी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इनमें से एक को, जो इनका मेन था सरगना, उसको बाद में पाकिस्तानी हुकूमत ने FBI को सौंप दिया, क्योंकि ये पैन एम अमेरिकन एयरलाइंस और उसमें ज़्यादातर अमेरिकन सिटीजन भी थे। तो सितंबर 2001 में पाकिस्तान को सौंप दिया। इसके बाद उसे अमेरिका ले जाया गया। वहाँ पे उसको 160 साल की सज़ा हुई, 160 ईयर्स की। बाकी चारों को फिर बाद में पाकिस्तान ने सौंप दिया। जो वहाँ की जहाँ पे ये लोग मांग कर रहे थे, असल में फ़िलिस्तीन के जो कुछ लोग थे अलग अलग जेलों में बंद, उनकी रिहाई के लिए इस प्लेन को हाईजैक किया था। तो बाकी 4 को बाद में फ़िलिस्तीनी हुकूमत को सौंप दिया गया, जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, और उन सबको फिर फ़िलिस्तीन के जेल में, और वो शायद अब भी फ़िलिस्तीन की जेल में है। तो पता ये चला कि ये लोग फ़िलिस्तीन के एक आतंकवादी संगठन से जुड़े थे, और फ़िलिस्तीन के जो बहुत सारे ऐसे लड़ाके थे जो अलग अलग जेलों में बंद थे, उनको छुड़ाने के लिए इस प्लेन को हाईजैक किया था, ताकि अमेरिका की सरकार के साथ उनको दबाव में लाकर इस बारे में उनसे बातचीत करें और सौदा कर सकें। लेकिन 19 घंटे के बाद इस हाईजैकिंग का ड्रामा खत्म हुआ। हालांकि 51 लोग घायल हुए और मारे गए। बाद में नीरजा भनोट
को हिंदुस्तान लाया गया, उनके शव को, और उनकी बहादुरी के किस्से जब धीरे धीरे लोगों को पता चला तो हर एक की आंखें नम हो गई। नीरजा हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र में वीरता का पुरस्कार जो है अशोक चक्र पाने वाली पहली लड़की थी। सिर्फ 23 साल की उम्र में उसे अशोक चक्र मिला था इस बहादुरी के लिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरजमीन पर यह प्लेन रुका, हाईजैकिंग की सारी चीजें हुई, तो पाकिस्तान की सरकार ने तमगाए इंसानियत, एक उनका बहुत बड़ा वहां पे सिविल अवार्ड है तमगाए इंसानियत, ये अवार्ड नीरजा भनोट को दिया। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने भी नीरजा को एक अवार्ड दिया। पैन एम आज भी एक दो ऐसे हर साल एक अवार्ड देती है जो नीरजा भनोट के नाम पर है। मुंबई में एक सड़क का नाम ही नीरजा भनोट के नाम पर रखा गया, जिस सड़क का नामकरण जो है उसका उद्घाटन अमिताभ बच्चन ने किया था। तो आज भी नीरजा भनोट की कहानी जब लोगों को पता चलती है कि एक 23 साल की लड़की जिसका 2 दिन के बाद 23वां बर्थडे था, किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर मुसाफिरों को बचाने, अमेरिकन सिटीजन को बचाने, उनके पासपोर्ट को छुपाने, और अंदर सवार बाकी 26 देशों के अलग अलग शहरी थे उसमें, उनको प्लेन से बाहर निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और आखिरकार अपनी जान दे दी। डरी नहीं। अगर नीरजा भनोट हाईजैकर की बात मान लेती तो बाद में जो लगभग 360 लोग उस प्लेन से बाहर निकले थे जिंदा और सलामत, बहुत सारे क्रू मेंबर भी बाहर निकले, उनमें शायद एक नीरजा भनोट भी होती। लेकिन नीरजा भनोट ने अपना फर्ज ये समझा कि इस प्लेन के अंदर वो सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट है, हर मुसाफिर की जिंदगी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, और ये वो प्लेन जिसका पायलट और को पायलट और इंजीनियर प्लेन छोड़कर भाग चुके हैं। वहां पे इसके बाद कायदे से देखें तो मोस्ट सीनियर सिर्फ 23 साल की उम्र में नीरजा भनोट थी, और नीरजा भनोट ने अपना फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाया, ऐसा निभाया कि इस कम उम्र में उसने अपनी बलिदान दे दिया। और यही वजह है कि आज भी नीरजा भनोट को लोग याद करते हैं। तो ये थी कहानी नीरजा भनोट की, पैन एम 73 की हाईजैकिंग की। कल आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक अपने क्राइम तक के बड़े सारे मेल आए हैं, फैमिली ही मेंबर का ये कहना था, बहुत सारे लोग हमारे फैमिली के जिनको कोरोना हुआ, पॉजिटिव हुए, ठीक हो गए। तो अगर आपके शहर में आप जिस जगह पे हैं, जहाँ पे भी हैं, कभी कोई प्लाज्मा की ज़रूरत पड़े किसी को, क्योंकि जो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, तो ज़रूर कीजिएगा। कभी भी किसी की ज़रूरत हो, कोई मदद मांगे तो ज़रूर कीजिएगा, क्या पता इससे आप एक जान बचा लें। तो आज इतना ही, कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।